बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान में जो सबसे सूदमंद मनफत बख्श जो काम है, कारोबार है, वो झूठ और अफवाहों का है। इस्लामाबाद में सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है और आए दिन हर वक्त गाहे बगाए झूठ और अफवाहें जो है वो आम हो रही होती हैं। अच्छा, ये अफवाहें भी अजीब व गरीब चीज़ है। ये मुझे हमेशा से मेरा तो ये अक़ीदा है और मैं कन्विंस्ड हूँ कि अफवाहें जो आती हैं बहुत बड़े किसी निज़ाम के ऊपर या हुकूमत की तब्दीली के बारे में, तो ये ख़ास जगह से जो है इनको भेजा जाता है और वो ख़ास जगह इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर है, वहाँ से अफवाहें फैलाई जाती हैं। मसलन इमरान खान का साहब के 3.5-4 साल दौर में ये कई दफ़ा आपने सुना होगा कि एकदम TV के ऊपर और सोशल मीडिया पे बहस छिड़ जाती थी कि पाकिस्तान के अंदर सरदारती निज़ाम होना चाहिए, इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, फिर बहस तफीश होती रहती थी। फिर अचानक जब जो अभी पिछले 8-10 महीनों में इमरान खान साहब की बर्खास्तगी या रुस्सी या असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या लूज़ करना या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाना, उसके बाद इस हुकूमत को घर भेजने के लिए पूरे जतन हुए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तन मन धन लगाई कि शहबाज शरीफ हुकूमत को घर भेजा जाए और उसके लिए फिर आए दिन TV के ऊपर कोई ना कोई ख़बर आ जाती थी या सोशल मीडिया पे एक अंबार आ जाता था, जी ये हुकूमत जो है घर जा रही है, इस्तीफ़े दे रही है, ये बड़े फैसले नहीं करेगी, उससे पहले से इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब रिफॉर्म्स के बाद डिज़ोल्व हो जाएगी, निगरान हुकूमत बन जाएगी। ये मैंने इसमें ख़ास वजह इसका जिक्र किया। और फिर आखिरी दिनों में आपने देखा कि अक्टूबर-नवंबर में, बल्कि सितंबर में भी अफवाहें थी कि जी या ये हुकूमत चली जाएगी या माशरा लग जाएगा। ये ख़ास तरीके से अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसे आजकल जो हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन जाएगी, तो ये सारी अफवाहें जो हैं ये ख़ास अज़ाए तरकीबी के ऊपर इस्तवार की जाती हैं और ख़ास जगह से आती है। मैंने बताया ना, इस्लामाबाद से मेरा ये ख्याल है कि ISI इसको फीड करती है और फिर लोगों का एक मिजाज देखती है, एक वो कहते हैं ना एक टेस्ट करती है और देखती है कि इसमें रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ। अगर तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी खड़े हो जाते हैं उनके साथ, पाकिस्तान के जो एक वो तबका जो इसमें इन्वॉल्व है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट है, वो भी इसके साथ अगर जो है उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो वो फिर अपनी स्कीम विड्रॉ कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान में अवाम के अंदर, ख़ुसूसन दानिशवरों में, इंटेलेक्चुअल एलीट के अंदर आईन पाकिस्तान की हुर्मत, उसकी हिफाजत, जिसमें हमारे वकला भी आते हैं, उसके लिए लोग जो है कोई सुस्ती के बगैर, काहली के बगैर डट जाते हैं। अच्छा, इसी दौरान में जब आइन की बात हुई और फ़ौज की बात हुई तो मुझे 2 कैरेक्टर्स के बारे में एक फ़िक्र ज़रूर कहना है। एक का नाम है जस्टिस साकिब निसार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे उस मौके पे जब इमरान खान साहब को इंस्टॉल किया जा रहा था, फिर उनको इक़्तिदार में लाया गया और वो 2019 में आकर रिटायर हुए उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद। उसी दौरान हमारी फ़ौज के जो हेड थे उनका नाम था जनरल आसिम बाजवा साहब, और वो भी ज़ाहिर है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का था और एस्टेब्लिशमेंट को चूँकि हेड जो है अल्टीमेट चीफ फोर्स जनरल हमारे आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा साहब थे। तो इन दोनों के बारे में मैं ये सोच रहा था कि जितनी पाकिस्तान की तारीख़ में इज़्ज़त गंवाने वाले लोगों में जो मकाम इन दोनों को मिला है शायद ही किसी को मिला हो। और तकरीबन पाकिस्तान में इवन इमरान खान साहब के जो हामी हैं वो भी साकिब निसार, जिसने उनको मुस्तफ़ीद फरमाया, इमरान खान साहब को हर तरीके बचाया, मुलाकातें भी अभी कर रहे हैं, अभी भी जाके उनको कोई ना कोई घर जाके उनको मशवरे दे देते हैं फ्री वाले। और इमरान खान साहब जो है ऐसे कई लोगों को मिलते हैं जिनको समझते हैं कि ये ज़िल्लतों के मारे लोग हैं जो मिलने आए हैं, उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन तरीके साहब में अमूमी तौर पर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई तकरीब नहीं है और वो बस रुल गए हैं। और बाया साहब के ऊपर तो खैर बहुत बड़ा कॉन्सेंसस है कि तहरीक इंसाफ की भी जज्बात उनके खिलाफ उतने ही बरंगेख्ता हैं जितने मुस्लिम नून के या बाकी पार्टियों के हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा साहब के बारे में और फिर उनके एक बड़े मोतमद ख़ास जिन्होंने उनके साथ तन मन धन लगा दिया, जनरल फैज़ हमीद साहब दामे दुर्मे सुख ने उनके साथ हर काम में शामिल रहे
और अभी जब जो इंकशाफात हो रहे हैं वो चश्म कुशा इंकशाफात हो रहे हैं, उनके अपने दायरे के अंदर भी कोई ऐसे काम हो गए, क्योंकि इस तरह के होते हैं जैसे जिस तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने दायरे के अंदर भी बहुत दो नंबरी की और पूरे दायरे को अंडरमाइन किया। बहुत सारी चीज़ें जो है सहूलतें लेने के अलावा उसके अंदर उखाड़ पछाड़, लेकिन फ़ौज के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। चुनाचे जनरल बाजवा साहब के बारे में कि जो एक ये कॉन्सेंसस हुआ है या एक ख्याल जो है वो बिल्कुल एक उभर के सामने आया है। अब ये बात तकरीबन रास्तिक होती जा रही है, इस्टेब्लिश होती जा रही है कि इमरान खान साहब की बर्खास्तगी से लेके शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इंस्टॉल करने तक बाजवा साहब के ज़ाती मफादात वाबस्ता हो गए थे। उनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को हटा के इस हुकूमत को ला के इसको घर भेज के फिर उसके बाद निगरान हुकूमत और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है और जो कि उनके साथ हमेशा ताउन करते दिखाई दिए हैं माजी में भी, और उन्होंने ख़ास जजों के ग्रुप बनाए हुए जिसमें एक हमारे इजाजुल एहसन साहब है जो मॉनिटरिंग जज रहे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को घर भेजा। वो तीन चार जज फिर कुछ अपनी मर्ज़ी के 2-3 जज और बना लिए उन्होंने, और वही जूनियर जजेस जो हैं वो बड़े बेंच में बैठ के बड़े बड़े फैसले करें मुल्क की तकदीर के आइन के मुताबिक, आइन के ऊपर जहाँ फुल बेंच बनना चाहिए थे वहाँ 3 जजेस बैठ के फैसले कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर बाजवा साहब ने निगरान हुकूमत को 2-2.5 साल 3 साल रखना था, जिसकी आजकल फिर चर्चे हो रहे हैं। बहरहाल PDM के लोग भी बड़े उस सियाने थे या कुछ अल्लाह ने भी उनकी मदद की कि बार बार बच गए और अभी तक वो हुकूमत बचाने में कामयाब हो गया। और जनरल बाजवा साहब जो है वो बेइज्जती के साथ या इज़्ज़त गंवा के रिटायर हुए। इज़्ज़त इससे गवाई कि इज़्ज़त उनकी जो तार की इमरान खान साहब ने की, और ये वही इमरान खान साहब है जिनको बड़े ही एक जुनून के साथ लाए थे और जिनके आने के बाद उन्होंने कहा था कि आज जमहूरियत की फतह, यानी कि नवाज शरीफ अगर जीत जाता तो जमहूरियत हार जाती। तो बहरहाल अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। बाजवा साहब आप देख लें कि आपने जो काम किए वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ काम नहीं किए थे, आपने रियासत पाकिस्तान को हलकान किया था। ये अल्लाह के नज़दीक जो कौमों के ख़िलाफ़ जुराइम होते हैं यो फसाद फिल अर्ज़ की सबसे सख्त तरीन फॉर्म है, जिसको कुरान कहता है कि फसाद फिल अर्ज़ वालों को तो कहता है कि इनके ख़िलाफ़ लड़ो, इनको कत्ल कर दो। और ये वो है फसाद फिल अर्ज़ जो आपसे सरदाद होता रहा कि आपने पूरे 22 करोड़ लोगों के मुल्क को इस जगह पे पहुँचाया है। आज पाकिस्तान जहाँ पे मौजूद है इसमें अगर दूसरा बंदा जनरल बाजवा साहब के अलावा को मैं मूरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा तो वो साकिब निसार को ठहराऊँगा। इमरान खान साहब तो एक मोहरा नाचीज़ था, वो तो इनका एक फेस था, वो जो कहते हैं हाय इनके केस का जो फेस था वो इमरान खान साहब था। इनका ख्याल था कि इसके ज़रिए हुकूमत कायम करके हमेशा के लिए जो है हम सामने भी नहीं होंगे, माशाल्लाह भी लगा रहेगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शौक़ गुल बोस्ती में कांटों में जुबान रखती। तकलीफ दे इतना कि बाजवा साहब ने अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए अपने दायरे को दाव पे लगा दिया। ये फ़ौज के अंदर इस तरीके से बेईमानी तरीके से करना अनप्रेसिडेंटेड है। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में तो साकिब निसार साहब ने भी अपनी मुस्तकबिल संवारने के लिए आखिरी दिनों में वो हर हद पे गिरे और पूरे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कंप्रोमाइज़ कराया। उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में हमारे सामने खबरें थी, उनसे वादा हुआ कि जी हम 2 साल उम्र जो है जजेस की बढ़ा देंगे, यानी कि आप 65 साल की बजाय 67 ईयर्स पर जाकर रिटायर होंगे और 2 साल आपको मज़ीद चीफ जस्टिस बनने का जो है मौका मिल जाएगा। बहरहाल वो भी ना हो सका तो बड़े वो आखिरी दिनों में बड़े सेख पात थे। तो इन लोगों ने अपने इदारे को बिल्कुल जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराया। अब फ़ौज के अंदर फिर बाजवा साहब ने एक और काम किया कि जूं ये एक्सटेंशन के करीब आता गया वक्त 29 नवंबर का, तो उन्होंने देखा कि एक तो मुस्लिम लीग की हुकूमत या एक तो PDM और उनके तहादियों की हुकूमत, उस पर दबाव बढ़ा दिया। दूसरा लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हर तरह का दबाव, यहाँ से मैसेंजर गए, मुख्तलिफ लोग गए जहाँ के जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने पहले कई भी लोगों में बता चुका हूँ कि इवन सऊदी अरेबिया से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक और उनका फिर एक मैसेंजर था यहाँ पर अल-सुदैरी, वो आजकल स्पेशल असिस्टेंट है किंग का पाकिस्तान के और साउथ एशियन अफेयर्स पे, वो लंदन गए। उनकी मुलाकातें एक मुबैना तौर पर शलीद है कि वो नवाज शरीफ साहब से हुई। किस लिए?
बाजवा साहब के एक्सटेंशन के ऊपर। लेकिन इस हद तक तो चलो ठीक है, 15वीं एक्सटेंशन शायद इसलिए भी बेचारे चाहते हो कि साकबरी सार साहब चाहते हो कि उनको पता था कि जी अगर इस तरीके चले गए तो हमें बहुत ही ज़िलों तक के मारों में हमारा शुमार होगा और हमें लान तान की होगी, किसी तरीके से हम कोई अपना नाम इसी दौरान में कोई बेहतर करने की कोशिश करें। वो तो खैर पता नहीं क्या क्या और अज़ाइम थे। लेकिन असल ये किया कि आसिम मुनीर साहब जो आजकल हमारे आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ है, इसको रुकवाने के लिए बाजवा साहब ने एक सिस्टम जो है ऑन किया हुआ था। अच्छा, उस सिस्टम के अंदर मैं हमेशा ये कहूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, ये बात मेरी एक बात तो हतमी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी अगर आज आर्मी चीफ बन जाते तो इदारे की जो सोच थी इमरान खान साहब के बारे में उसमें कोई तब्दीली ना आती। दूसरा बात है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब इतने करीब थे कि अब आपने देख नहीं लिया कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं और फैज़ हमीद मुश्तरका तौर पे ज़िंदगी के लिए कोई कारोबार या NGO या इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो इतने इनके अंदर बहुत ही कुर्बत थी, बहुत ही कुर्बत थी, बहुत ही कुर्बत थी। चुनाचे मेरा जो शक होता था हमेशा से कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो थ्रू एंड थ्रू इमरान साहब के साथ राब्ते में रहे हैं, तो उनके पीछे बाजवा साहब की आशीर्वाद थी। और चुनाचे फ़ौज अगर अपने आप को मान लिया कि जी सियासत से उन्होंने ताल्लुक़ कर लिया, जो कि कहीं नज़र नहीं आता था। 2 साल पहले भी मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब जब नए नए DGISPR बने थे तो उन्होंने कहा था जी कि फ़ौज जो है वो सियासत से लाताल्लुक़ हो गई है और आइन के मुताबिक अपने निज़ाम को चलाएगी और किसी किस्म की जो वो न्यूट्रल हो चुके हैं। मैं उन्हें उसमें भी कहा था कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है जब लगा खाएंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन तब से लेके 2 साल तक, यानी कि 2021 भी पूरा गुजर गया, 2022 भी पूरा गुजर गया, किसी एक जगह भी आसार नज़र नहीं आया। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, बेशुमार चीज़ हुई जहाँ ये नज़र आया कि फ़ौज जो है वो गैर जानबदार हुई है। वो हमेशा गोडे गोडे मुलवस पाई गई थी, उनके फुटप्रिंट्स मिलते थे, नक्शे पा मिलते थे। 2022 में इदारा तो खम ठोक के इमरान खान साहब के खिलाफ आ गया था जब DGISPR और DGISI जो अनप्रेसिडेंटेड था को मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इमरान खान साहब के खिलाफ। और देखते इमरान खान साहब ने कहा अब तो सियासी हो गए कि आपने मेरे खिलाफ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हद तक वो आ गए थे तो उन्होंने जो तंग आमद बजंग आमद वो सारी चीज़ें उनको ज़बरदस्ती आना पड़ा। अगर ऐसे मौके पे बाजवा साहब परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान की तरफ भेज रहे हों या हामिद मीर साहब ने अभी इंकशाफ किया है कि उनके पास सबूत है कि बाप पार्टी और MKM को बाजवा साहब ने मजबूर किया है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, और उसके बाद फैज़ हमीद साहब का रब्ता और बनी गाला भी 1-2 चक्कर लग चुके हैं और सेफ हाउस में भी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें हों। और फिर जो असल चीज़ आई है, एक नया इंकशाफ आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और उससे पहले इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, 7-8 मार्च को वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म के साथ गुफ्तगू और बाकी अपनी पार्टी के बड़ों के साथ गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मरासले से खेलेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान से खेलना चाहते थे। तो इसमें जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो वज़ीर आज़म का जो ADC था मेजर अरसलान, ये मुलव्वस था। खैर IB और बड़ी हाई पावर जो कमेटी बनी थी जिसमें ISI भी थी, MI भी थी, बहुत सारे लोग थे, मुख्तलिफ जो भरपूर तरीके से तहकीक की और चंद दिनों में पहुँच गई कि जी इसके अंदर एक मेजर अरसलान। अच्छा, मेजर अरसलान के पास एक फ़ोन था। जब उस फ़ोन के ताने बाने मिलाए गए उनके तो पता चला जी कि भावलपुर के जो कोर कमांडर हैं जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन थी और सारी चीज़ें जो उनके पास चीज़ें आ रही थी वो ट्रांसमिट हो रही थी फैज़ हमीद को। कहते हैं कि जी ये मेजर अरसलान फैज़ हमीद साहब जब DGISI थे तो उनके ADC थे। चुनाचे जाते हुए वो इस ड्यूटी के साथ उनके इमरान खान साहब के साथ प्लान कर गए कि इमरान खान साहब को कहा जी कि अगर आप चले भी गए तो जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हमें इन्फॉर्मेशन देगा। पता ये चला कि वो इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को देते रहे और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की और फिर उसके बाद लीक भी कर दी गई। चुनाचे अरसलान साहब को तो अरेस्ट कर लिया गया और वो इस वक्त ISI की तहवील के अंदर है। साथ ही मुझे ये मालूम हुआ कि इवन जो है इसी केस के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब भी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, उनको भी अंदर लाया जाया गया है और उनको भी घेर लिया गया है। मेरा ख्याल है कि अगर हो सकता है कि ये बातें साबित हो गई तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का भी कोर्ट मार्शल होना जो है बिल्कुल मुमकिन है और शायद हो भी जाए
या मज़ीद अगर उनको सज़ा दी जाए ऐसी कि जैसे पहले कई लेफ्टिनेंट जनरल को सज़ा मिलती है लेकिन उनकी खबर नहीं दी जाती, शायद इस तरह का तरीक़ेकार हो। ये हुआ तो मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ के बारे में भी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। जो आर्मी चीफ ने काम देखा है कि जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए 26 नवंबर का जो जलसा जुलूस था, इमरान खान साहब जो तकरीरें करवाई गई, ये फैज़ हमीद के ज़रिए, हमेशा मैं कहता था जनरल बाजवा साहब ही करा रहे थे। अब ये पता चल गया कि जनरल बाजवा साहब का ही मोल था या कारिंदा था, जो कि कारिंदे के तौर पे इमरान खान साहब से रब्ते में था और इमरान खान साहब को तिफल तस्लीम ही दे रहे थे कि किसी तरीके से बाजवा साहब के ऊपर से वो टल जाएं, और वही भेज रहे थे कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने एक कमाल की खासियत दी है कि वो उनको इन मामलात में वो तह तक पहुंच जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, दोगला क्या। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ौज के बारे में उनका ख्याल था कि कभी भी उनको इन पर हमेशा कहते थे कि ये ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, और कभी एतबार नहीं करता था, चाहे उनके साथ एक पेज पे भी था। जो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है वो ये है कि जनरल बाजवा साहब के बारे में भी शायद कोई कार्रवाई हो जाए। अच्छा, नॉर्मली जनरल कियानी साहब के ख़िलाफ़ या मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो उनके लिए अरसा याद तंग कर दिया गया था, यानी कि किसी उनके रिश्तेदार के ख़िलाफ़ नैब केसेस, यानी कि कियानी साहब के भाइयों के ख़िलाफ़ नैब केसेस, मुशर्रफ साहब के और कई तरीक़ों से उनको बदनाम, उनको पाकिस्तान में उनके लिए अरसा याद तंग कर दिया गया था। कियानी साहब के वक्त में जनरल मुशर्रफ साहब शिकवा भी करते थे। मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब पे बैन यही सलूक होगा कि उनके ऊपर असर तंग हो जाएगा। उनके बेटों पे उनके समधी साबिर मिट्ठू जो उनके बेटे का ससुर है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि नैब केसेस बनेंगे और उनके पीछे भाई लोग ही होंगे और कोई नहीं होगा। बाकी ये है कि फ़ौज जो है वो अब किस उस पर है जो सियासत के अंदर वो उनके लिए बिल्कुल एक और पॉलिसी होगी, और वो पॉलिसी वही होगी कि जो है बाजवा को टोक करेंगे। अच्छा, एक और बात भी करता चलूँ, इमरान खान साहब से कोई बैद नहीं है कि वो इन जनरल बाजवा के बारे में जो, और इवन साहब निसार के बारे में भी, जब वो तंग आमद बजांग आमद, वो सारी बातें जो उनको फेवर करने के लिए की गई 2 नंबर, वो सारी की सारी किसी दिन किसी तकरीर में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके फ़ौज को मज़ीद एम्बेरस करें। और जनरल बाजवा भी जो आजकल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें कैंपेन चला रखी है। ये कहते हैं कि बहुत सारी ऑडियो लीक्स जो हैं ये जनरल बाजवा को उनमें बहुत गुस्सा है और वही करा रहे हैं, और जनरल बाजवा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सहाफ़ियों को बुला रहे हैं, जावेद चौधरी साहब को बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, उससे पहले मंसूर अली ख़ान को दिए चीज़ें पहुँचाई, बहम पहुँचाई, और उन्होंने और हर एक को इमरान खान साहब के बारे में अंदर की बातें बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस जो है ना, मैंने कल भी कहा कि इस लड़ाई में जो है इज़्ज़त सादात हर तक रुलनी है। इमरान खान साहब की जहाँ पे जो है इज़्ज़त तार तार होनी है, बचना बाजवा साहब का भी कुछ नहीं है, बल्कि किसी का कुछ कख भी नहीं रहना पाकिस्तान के अंदर उन दिनों में, जबकि पाकिस्तान की जो वाशी अबतरी है वो बिल्कुल एक जान कुनी के आलम में है, हालत नज़ा में है। इनमें ये एक तमाशा जो है जो अभी ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब कल से फिर तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप दोबारा से एक तहरीक शुरू कर दें, और उसका पता नहीं क्या बयानी होगा, कोई नया झूठ गढ़ा जाएगा, क्योंकि पिछले सारे झूठ इमरान खान साहब के खर्च हो चुके हैं। नए झूठ में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, अल्लाह ही जाने कौन क्या बनने वाला पाकिस्तान का। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और इन मसखरों में पाकिस्तान जो है कि अल्लाह अपनी हिफाजत करे। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।